हेलो बच्चों, जैसे हमने पिछले क्लास में पार्ट 1 में पढ़ा था क्लास 11th के फिजिक्स में साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड हमारे पास जो हम लोगों ने स्टडी कर लिया था वो था ऑब्जर्वेशन, कि नेचर को कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद उसका कैसे एक एक्सपेरिमेंट अपने घर में कॉपी करते हैं उसी फेनोमेना को, वो था कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। और उसी तरह थर्ड था एनालिसिस, जिसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस दो करते थे हम लोग। इसमें करते क्या थे कि कितने क्वांटिटी में जो भी नेचुरल फेनोमेना हो रहा है वो हो रहा है। जैसे कि हमने कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो कितना फोर्स लगा, ये क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होता है। जब हम कोई फेनोमेना को स्टडी कर लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला पे ये बेस्ड हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक मॉडलिंग बनाते हैं, कोई एक फॉर्मूला बनाते हैं जिसपे सारा का सारा जो हमारा फॉर्मूला है वो आ जाए और हर एक नेचर का जो भी फेनोमेना है इस फॉर्मूला से कंट्रोल हो पाए। इसके बाद था प्रेडिक्शन। अब यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे प्रेडिक्शन से। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे ये 4 फेनोमेना। तो प्रेडिक्शंस क्या होता है? प्रेडिक्शंस मतलब भविष्यवाणी करना। अगर हमने ये सारे स्टेप सही सही कर लिया है तो किसी से जा करके कोई भी अगर हमसे पूछ सकता है कि आप इसके बेसिस पे भविष्यवाणी कीजिए, प्रिडिक्ट कीजिए, तो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आज से 6 महीने के बाद जो हमारा अर्थ है, अर्थ के पास ये प्लैनेट आने वाला है। हमने ये क्या किया? प्रेडिक्शन किया। अगर आज से 6 महीने के बाद वो प्लैनेट अर्थ के सामने आया तो हमारा प्रेडिक्शन सही हुआ। मतलब फिजिक्स में हम कोई भी चीजें नहीं ले सकते हैं कि मेरे दादाजी करते थे इसलिए ये सही है या फिर ऐसा होगा। मेरे दादाजी ने कहा है कि 10 सालों के बाद ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए एक यहाँ पे प्रोसेस है। इन प्रोसेस को फॉलो करते हुए मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग बनाने के बाद हम प्रेडिक्शन करते हैं। अगर हमारा प्रेडिक्शन 100% सही हुआ, 6 महीने के बाद वही चीजें हुआ जो हम प्रिडिक्ट किए थे, तो हमारा लॉ जो है वो लॉ बन जाता है, सारे लोग फॉलो करने लगते हैं और ये एक फिजिक्स के लॉ आ जाता है। इसको स्टडी करने के लिए बच्चों के बुकों में दिया जाता है। अगर हमारा गलत हो गया तो वो हो जाता है फॉल्सिफिकेशन। मतलब प्रिडिक्शंस हमारा बेसिक है कि ये सारे चीज सही होने चाहिए। अगर हम ये सारे चीजों में कोई प्रॉब्लम हो गया तो फिर से हमें इस एक्सपेरिमेंट को करना पड़ेगा। फिर से हम यहाँ से कंट्रोल एक्सपेरिमेंट से फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो हम कर चुके हैं। तो यही है प्रेडिक्शंस करना, मीन्स हम भविष्यवाणी करते हैं कि आज से कितने साल के बाद क्या होगा। जैसे किसी ने कहा कि आपने तो कह दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को गिराया जाए तो इस स्पीड से गिरता है, तो आप ये बताइए कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो 50 केजी का है, उसको गिराया जाए तो कितनी तेजी से गिरेगा। तो हम क्या करेंगे? इसका प्रेडिक्ट करेंगे। हम इस फॉर्मूला पे बेस्ड करके उसको बनाएंगे और बताएंगे कि ये जो है इस स्पीड से नीचे आता हुआ लगेगा या फिर नीचे आकर के इतनी दूर जाएगा, इस स्पीड से इतनी दूर जाकर के ये रुकेगा। तो इस तरह से हमने एक प्रेडिक्शन किया और ये प्रेडिक्शंस की फिर क्या किया जाएगा? वेरीफाई। उस बॉल को या उस मास को ऐसे गिराया जाएगा। गिरने के बाद अगर वो उतना दूर जाता है तो फिर हमारा वेरिफिकेशन होगा। हमारा वेरिफिकेशन में क्या होगा? ये सही होगा। सही होगा तो इसको लॉ बना दिया जाएगा। अगर सही नहीं हुआ तो क्या होगा? फॉल्सिफिकेशन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत होने के केस में हम ये सारे प्रोसेस फिर से करेंगे। तो ये हमारे पास साइंटिफिक मेथड था। साइंटिफिक मेथड में हम लोगों ने इसको स्टडी किया। इसके अलावा भी समय समय पर जो साइंटिफिक मेथड्स हैं वो चेंज होते रहे हैं और बहुत ही क्यूरियस रहा है। एक बात कहा जाता है, साइंस में कहा जाता है, एक थ्योरी है कि साइंस में कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं होती है। मतलब स्टार्टिंग में जो बहुत सारे थ्योरी ऐसे थे, लाइट के बारे में बोला गया कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है। इस बात को, न्यूटन के इस बात को कई दिनों तक साइंटिस्टों ने माना। फिर बाद में साइंटिस्टों ने निकाला कि नहीं,
ये जो लाइट है ये पार्टिकल्स की तरह नहीं है, ये वेव की तरह, एनर्जी की तरह आगे बढ़ती है। तो उनके थ्योरी में वहां पे जो है मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की गई। तो इस तरह से हर टाइम साइंस में एक नया जो है बदलाव करने के लिए किया जाता है। ये नहीं है कि जो एक बार लिख दिया गया वही सही है, उससे आगे के लिए डिस्कस किया जाता है। तो यही है हमारा साइंस का। तो इसके लिए थ्योरी ही कह दिया गया, देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस, देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन फिजिक्स, फाइनल थ्योरी इन फिजिक्स। इसका मतलब हुआ कि कोई फाइनल थ्योरी फिजिक्स में नहीं है कि ऐसा कहा जाता है तो हमेशा ऐसा ही होगा, उसको आगे जाकर के चेंज किया जा सकता है। हमें हमेशा नए आइडियाज की तरफ सोचना चाहिए और उससे नए नए आइडियाज को निकाला जाता है। तो इसीलिए इसको कहा गया कि देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस और फिजिक्स। फिजिक्स में किसी चीज का फाइनल नियम नहीं होता है, समय समय पे वो चेंज होते रहता है। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके नियम को चेंज किया गया है और आगे भी चेंज होते रहेंगे। तो इसी तरह से कुछ प्रिंसिपल, कुछ थ्रस्ट बनाए गए फिजिक्स के। प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स हम लोग लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। मेनली हमारे पास दो प्रिंसिपल बनाया गया, एक था यूनिफिकेशन, और दूसरा था रिडक्शनिज्म। ठीक है, ये दो प्रिंसिपल मेन हमारे बनाए गए, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन मीन्स क्या होता है कि बहुत सारे फेनोमेना हमारे हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, हमारे नेचर में। इस बहुत सारे फेनोमेना को हम सोचते हैं कि एक ही लॉ से इसको डिफाइन कर दें, एक ही नियम बनाए जिससे सारे लॉ जो है डिफाइन हो जाए। क्योंकि ऐसा माना भी जाता है कि एक ही कोड होगा इस लॉ नेचर का जिससे पूरा नेचर चल रहा है, इससे सारी चीजें चल रही है। हमारे ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस का भी कहना है कि एक ही लॉ है जिससे पूरा का पूरा हमारा नेचर कंट्रोल हो सकता है और नेचर जो है कंट्रोल होता है या फिर उसके सारे फेनोमेना होते हैं। और उसको उन्होंने दिया था अपने एक बुक में, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके बारे में उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ को बेस लिया था और इसी तरह से उन्होंने डिफाइन किया था उसी फॉर्मूला से कि एक ही फॉर्मूला हम बना सकते हैं जिससे पूरा का पूरा फिजिक्स जो है वो डिफाइन हो जाए। क्योंकि जब एक एक फिजिक्स को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उस समय क्या होगा कि धीरे धीरे हर एक, अगर लॉ को हमने पढ़ना शुरू किया, हर एक फेनोमेना को पढ़ना शुरू किया, तो कुछ दिनों के बाद हमारे पास बहुत सारे फेनोमेना हो जाएंगे। इतने फेनोमेना हो जाएंगे कि हम उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। और तो हम करते क्या है, हम सोचते हैं कि कुछ फेनोमेना को कम किया जाए। कम कैसे कर सकते हैं? कम करने के लिए हमने ये दो मेथड बनाया। पहला मेथड ये यूनिफिकेशन बनाया गया। यूनिफिकेशन में कहा गया कि अगर हम एक ही फॉर्मूला से या एक ही थ्योरी से सबको नहीं बता सकते हैं, कि लॉ से सारे फेनोमेना को नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो कम से कम इसको डिवाइड कर देते हैं कि ये 500 फेनोमेना इस एक लॉ पे बेसिस है। जैसे हम कहते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराया, वो नीचे गिर रहा है। वाटर को हमने देखा, वो नीचे गिर रहा है। उसी तरह पेड़ से जो फल है वो नीचे आ रहे हैं, जो पेड़ के पत्ते हैं, लीव्स, वो नीचे आ रहे हैं। तो इसके लिए सबको एक एक स्टडी करना हम नहीं किए, उसके लिए हमने एक ही स्टडी कर दिया। क्या कि सारे फॉर्मूला को एक बेसिक बना करके एक फॉर्मूला निकाल दिया गया। और वो फॉर्मूला क्या था कि हमने क्या किया कि एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाला, जिसके तरह से हमने डिफाइन किया कि दो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से यूनिफिकेशन होता है। तो यूनिफिकेशन क्या होता है कि हम लोग सिंपलर फॉर्म में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं किसी भी लॉ को। ठीक है, तो इसको लिखेंगे यूनिफिकेशन का डिफिनीशन। यूनिफिकेशन क्या होता है?
इसका क्या होगा कि सेवरल और मतलब बहुत सारे फेनोमेना कर सकते हैं। सेवरल और मेनी फेनोमेनाज आर explained by a single law that is called unification. This is called यूनिफिकेशन। इसको हम लोग यूनिफिकेशन कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम क्या, इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जो अभी बता रहे थे, फॉलिंग ऑफ fruits etc are explained by single law that is law of gravitation। मीन्स इन सब को हम एक सिंगल लॉ से हम लोग ये कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होगा कि बहुत सारे फिनोमेना है, उसको हम लोग एक सिंगल लॉ से हम लोग क्या किए, उसको एक्सप्लेन कर दिए। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमने एक एग्जांपल दिया यूनिफिकेशन का। यूनिफिकेशन मीन्स हम सोचते हैं कि हम जितना चाहें उतना फिजिक्स को छोटा कर पाए, जितना ही छोटा करेंगे उतना स्टडी करने में इजियर होगा। सो वी व्हाट डू वी डू? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू several or many phenomena are explained by a single law. This is called unification। बहुत सारे लॉ को एक ही लॉ से बहुत सारे फिनोमेना को डिफाइन करना ही कहलाता है यूनिफिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? रिडक्शनिज्म एक बेसिस प्रिंसिपल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को हम लोग सोचते हैं कि उसको स्मॉल छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ करके समझा जाए। क्योंकि एक बिगर कॉम्प्लेक्स जो प्रॉपर्टी है हमें समझ में नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स जो है सिचुएशन समझ में नहीं आएगा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि हम पेट्रोल से कार को चलाते हैं, पेट्रोल के पास एक केमिकल एनर्जी है और वो लास्ट में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है हमारे कार में। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम हुआ। और इसको कैसे स्टडी करते हैं? हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में कि जो केमिकल्स है जो हमारा पेट्रोल है उसको गर्म करने पे ये एक्सपैंड होगा। जब ये एक्सपैंड होगा तो हम इसको एक सिलेंडर में रख देते हैं। उस सिलेंडर में जब ये एक्सपैंड होता है तो ये उसमें एक पिस्टन लगा रहता है, उस पिस्टन पे एक फोर्स लगता है और उस पिस्टन को शाफ्ट के साथ अटैच करते हैं और उस शाफ्ट को फर्दर गियर के साथ और गियर के साथ फिर हमारे व्हील्स अटैच रहते हैं। इस तरह से जो हमारा केमिकल एनर्जी था वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गया। तो ये छोटे को हम लोग छोटे फेनोमेना में तोड़ करके, प्रॉपर्टीज में तोड़ करके हम लोग इसको समझ लिए। बट अगर हमें समझना होता कि केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में डायरेक्ट चेंज हो जाता है, पेट्रोल से हमारा कार चलता है, तो कैसे चलता है, ये एक बड़ा प्रॉपर्टीज होता, बड़ा फेनोमेना होता। उसी तरह जैसे हम जो है वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो बनता है वो वाटर से बनता है, लेकिन ये वाटर के पोटेंशियल एनर्जी को यूज करता है। पोटेंशियल एनर्जी को मतलब एक हाई हाइट से वाटर गिरता है और उसके पास एक टरबाइन लगा देते हैं। अब वो टरबाइन घूमता है, उस टरबाइन को एक जनरेटर से या डायनेमो से अटैच करते हैं। वो जनरेटर एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। उस प्रिंसिपल में क्या है कि जब हमारा डायनेमो घूमेगा तो
उसके चारों तरफ एक कॉइल लगा देते हैं जिसपे फोर्स इंड्यूस्ड होता है, वो क्या होता है कि घूमता है, और उसके अंदर दो मैग्नेट्स लगा के रखते हैं जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, और इसके कारण उस वायर में जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये एक हमारा क्या हुआ कि सिंपलर फॉर्म में पढ़ना। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज को, कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को एक सिंपल फॉर्म में डिफाइन करना ही होता है रिडक्शनिज्म। तो लिखेंगे रिडक्शनिज्म के लिए, मोर कॉम्प्लेक्स फिनोमेना are taken into a small constitution for understand the complex phenomena। ठीक है, इसके एग्जाम्पल वही जो हम बता रहे थे लिख सकते हैं। ठीक है, मूविंग ए कार by the help of petrol। For this phenomenon, first of all we have to study about chemical properties after it converts into mechanical energy। मतलब कैसे ये केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए हमें ये स्टडी करना पड़ता है। रिडक्शनिज्म मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना। जो भी हमारे पास फेनोमेना है वो एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है जिसको हम नहीं समझ सकते हैं। तो उसको क्या करते हैं, स्मॉल उसके छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट लेते हैं ताकि हम उसको आसानी से समझ सके। इसी को बोलते हैं रिडक्शनिज्म। और रिडक्शनिज्म हमारे प्रोसेस में जैसे ही हम पढ़ना शुरू करते हैं फिजिक्स को, तो फिजिक्स को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए ये दो जो प्रिंसिपल है वो बहुत जरूरी है। फर्स्ट तो यूनिफिकेशन और सेकेंड है रिडक्शनिज्म। ये दो प्रोसेस से हम फिजिक्स को टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं, क्योंकि अलग अलग फेनोमेना को हम पढ़ते हैं, अलग अलग छोटे छोटे प्रिंसिपल को पढ़ते हैं, सबको फिर ज्वाइंट करके एक कोई प्रॉपर्टी बना दिया जाता है, कोई एक बड़ा फेनोमेना बना दिया जाता है। जैसे कोयले से, जो कोयला है वो केमिकल एनर्जी है और उससे इलेक्ट्रिसिटी का बनना। तो इसके लिए हम पहले स्टडी करते हैं कि कोयले को पहले जलाया जाता है, जलाने के बाद कोयले के पास एक स्टीम रखा जाता है, स्टीम वेसल्स में पाइप में पानी भरा रहता है, उसको गर्म करते हैं जिसको हम लोग बॉयलर बोलते हैं, और ये गर्म होके वाटर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। ये गर्म होने के बाद पानी जो है वो एक्सपैंड होता है, स्टीम में बदलता है, स्टीम जो है एक्सपैंड होता है तो पाइप पे जगह कम रहता है, तो ये काफी हाई स्पीड से निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी इसके पास काफी हाई हो जाएगा। जब इसके सामने कोई टरबाइन रखेंगे तो उस टरबाइन को हाई स्पीड से घुमाएगा और फिर वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम लोग उसको जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से दो मेथड्स थे और इसको हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स। ओके, थैंक यू।